अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लास्टा। नाजरीन, सूबा सिंध का तीसरा बड़ा शहर सक्खर कल दहशतगर्दी का निशाना बना। जी हां, ISI हेडक्वार्टर पर 5 दहशतगर्दों ने हमला किया। 2 ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस हमले में मेजर जीशान और नायक ज़ाहिर अली समेत 3 अफराद शहीद और 65 जख्मी हो गए। याद रहे कि इससे पहले भी ISI की तनसीबात को निशाना बनाया जा चुका है। सवाल यह है कि क्या ये हमला भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का एक शाखसाना है? क्या ये एक और कीमत है जो हमारे जवानों ने चुकाई है? कब और कैसे दहशतगर्दी से हमारी जान छूट सकती है, या इसके अलावा इस हमले का कुछ और मकसद भी हो सकता है? आज हम इस पर बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे EOBI की, जो कि भुट्टो के दौर में वर्कर्स के हुकूक के लिए बनाई गई थी। आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में इसके साथ क्या हुआ, इस पर आज एक नजर डालेंगे। इसके अलावा और भी बड़ी अहम खबरें हैं जो क्लासा साहब काजी साहब को आपके साथ शेयर करनी है। जी काजी साहब। शादी आगाज में बात करूंगा, हमारे साथ मुजफ्फरगढ़ से अब्दुल मन्नान होंगे और वो हमें बताएंगे किस तरह कुछ लोग ये समझते हैं कि उन पे कोई कानून या कोई ज़ाब्ता लागू नहीं होता। CNG के हवाले से कुछ यहाँ पे बंदिश है, कितने दिन देनी है, कितने दिन नहीं देनी। तो बड़े बासर लोगों के वहाँ पे पंप्स हैं जहाँ पे वो आपका कानून बेअसर होकर रह जाता है। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, इस पे बात करेंगे। और फिर रुपये की फ्री फॉल, जो रुपया गिर रहा है, इससे क्या बड़ी अब मखदूश हालत होती चली जा रही है। हमने याद होगा आपको स्टोरी की थी कि क्या कोई जिस तरह वो डॉक्टर पाशा ने कहा था कि शायद कोई अंदर की डील भी तो नहीं हुई थी हमारी IMF के साथ, कहा जा रहा था 110 रुपये तक लाना है, तो कहाँ तक लेके जाएंगे, इसके मीशत पे क्या असरात होंगे। अनीस होंगे हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। और फिर आखिर में ये जो गुर्बत वाला मामला है जो अक्सर हमारा थीम रहता है, अब ये ओबामा का थीम भी बन गया है। कल उन्होंने इलिनॉइस में एक स्पीच की है जिसमें उन्होंने बड़ी आखिरकार माना है कि किस तरह अमरीकी अवाम और जो उनकी शराफिया है उनमें बढ़ते हुए फासले, उनके साथ क्या करेंगे। मगर इसके साथ जुड़ी हुई खबरें हैं, क्योंकि गुर्बत से तंग लोगों ने कल बल्गारिया में क्या किया और पार्लिमान का घेराव कर लिया। और फिर सबसे दिलचस्प बात यह है कि गुर्बत की जो तारीफ भारत में हुई है वो बड़ी नाबगैर रोजगार और बड़ी अनोखी है। वो क्या है, उसे देख के हंसी भी आती है और रोना भी। इस पे बात करेंगे। ठीक है, क्लासा साहब से पूछ लेते हैं उनके पास आज क्या खबर है। जी क्लासा साहब। जी शाजिया, एक तो यहाँ पे नैब के जो मेन मुलजिम है तकीर सादिक साहब, उनके बारे में ये पता चला है कि उन्होंने अपनी नैब की हिरासत में 3 पाकिस्तानी सहाफ़ियों से भी मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो उनसे भी मिलना चाहते हैं और उनको एज एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उस पर हम ये स्टोरी करेंगे कि वो ये कौन से 3 सहाफ़ी हैं। अच्छा। और वो क्यों उनसे ना मिल के अपने लिए कोई एविडेंस पूछना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, या जो भी वो करना चाहते हैं। एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो शेयर करेंगे। और दूसरी जो स्टोरी है वो ये है कि क्या ये वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे और सलमान तसीर साहब के साहबजादे जो अगवा हुए हैं, तो क्या ये सारी उम्र अगवा रहेंगे, या इस पर भी कभी कोई हुकूमती मशीनरी या वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का भी इस पर भी कोई बात करेंगे, या पूरे मुल्क ने फैसला कर लिया है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का बेटा और साबिक़ गवर्नर का बेटा जो है तो उनको अगवाकारों के पास रहने दिए जाएँ। तो इस पर भी कोई थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ठीक है क्लासा साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं कल ISI के दफ्तर पर जो खुदकुश हमला किया गया, फायरिंग की गई, ग्रेनेड से हमले किए गए। 3 इसमें जो जवान थे वो शहीद हुए, 65 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए। इस वक्त हमारे साथ लाइन में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हसन अस्करी, उनसे बात कर लेते हैं। हसन अस्करी साहब, इससे पहले भी रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और मुल्तान में ISI की जो तनसीबात थी उन्हें निशाना बनाया गया। हर बार बहुत ज़्यादा नुकसान होता रहा, जानी नुकसान होता रहा। क्या कल का जो हमला है ये भी दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है इसको इसका एक शाखसाना कह सकते हैं? बिल्कुल, ये दहशतगर्दी ही का हिस्सा है और इसकी हैसियत गैर मामूली तस्वुर की जाएगी, क्योंकि जिस इलाके में हुआ है वहाँ आमतौर पर इस किस्म के हमले नहीं हुए हैं। और इसका मतलब ये है कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उन्होंने ये दिखाया है कि उनके पास ये कैपेसिटी भी है कि अगर वो अपने डोमेन को, जहां वो एक्टिविटीज करते हैं, वो नए से नए टारगेट ढूंढ सकते हैं और नए इलाकों में भी कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे कि मिलिटेंट ग्रुप्स की जो पहुंच है वो हमें बहुत ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है। और ऐसे वक्त में जबकि मौजूदा जो हुकूमतें हैं सूबे में और मरकज में, जिनका ख्याल ये था कि उनका रवैया चूंकि नरम है तो लिहाजा मिलिटेंट से गुफ्तगू हो सकेगी, लेकिन मिलिटेंट्स ने अब तक जो बात की है वो बंदूक और दहशतगर्दी ही के जरिए की है। तो अब देखना यह है कि हमारी हुकूमत की जो पॉलिसी है अब उसमें कितनी तब्दीली आती है। पिछले 5 हफ्ते की
डेवलपमेंट्स और खुसूसन अच्छा आसिन अस्की साहब, मैं एक इसमें सवाल ऐड करता हूँ, आप बात जारी रखिएगा। अब क्या हम ये समझ लें कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ एंड बिजनेस एज यूजुअल, एनालिसिस करते हैं हम, हुकूमत करे फलां करे, तो ये है, कोई हल है इस रूलिंग एलीट के पास, इस रूलिंग स्ट्रक्चर्स में कोई हल है, या फिर इसके बियॉन्ड होगा और उसका इंतजार करें हम? देखिए, मेरा ख्याल है कि इनके पास तो कोई हल नहीं है। बदकिस्मती ये है कि जिसमें जब हम कहते हैं हल नहीं है, तो इसमें दोनों किस्म के लीडरान आ जाते हैं, जिसमें फौजी भी हैं और हमारे सिविल हुक्मरान भी हैं। और किसी भी हल के लिए सबसे पहले ये जरूरी होता है कि जो आपके फैसला करने वाले अदारे हैं, ये शख्सियात हैं, उनकी सोच में हम आहंगी हो, वो ये इस बात पे एग्री करें कि ये क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, किस मकसद के लिए कर रहा है। उसके बाद फिर आप में एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए इनको चैलेंज करने के लिए। और मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के पास और जो दूसरे। अच्छा, एक और बात जिसने बड़ा परेशान किया हमें, आज आप अगर हेडलाइंस भी देखें तो कहते हैं मोस्ट कोऑर्डिनेटेड अटैक था। पहले वो आए, फिर उन्होंने हर्ल किए जो हैं ग्रेनेड्स, और फिर वो खड़े, ये क्या मैसेज था ये और फिर दूसरा सवाल जो उठता है कि इतने तंजीम और इंतजाम के साथ हमारे ही मुल्क में ये कहाँ रहते हैं और कोई नजर नहीं आते हमें? देखिए, बात ये है कि ये एक पैटर्न है, बड़े कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है, प्लान्ड अटैक होता है, और उसका जो जवाब है वो भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया है कि उसके बाद सिक्योरिटी के अदारे भागते हैं, दौड़ते हैं, उनको बार भी देते हैं, फिर बयानात आने शुरू होते हैं कि इतने पावर का बम था, उसमें फला चीजें। लेकिन हसन अस्करी साहब, ऐसे हसास इदारे तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा बैरियर से गुजरना पड़ता है। जो खुदकुश हमलावर होता है उसने जैकेट पहनी हुई होती है, रास्ते में जो रुकावटें होती हैं, क्या इसका मतलब तो ये भी हुआ कि हमारे हाथ चेकिंग का जो सिस्टम है वो ही स्ट्रांग नहीं है? और अजीब शकूक, ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया शाजिया ने, तो ये बड़े अजीब शकूक को शुबात भी पैदा होते हैं। इनसाइड जॉब है, आउटसाइड पहुंचा कैसे जाता है, इतनी हसास इमारत के करीब, इनसाइड जॉब की बात होती है, आउटसाइड जॉब, ये इस पे मेरा कमेंट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल हमारा जो सिक्योरिटी का निजाम है, जो ये नाके भी लगाए हुए होते हैं शहरों में और इन बिल्डिंगों के जो बाहर लगे हुए होते हैं, उसको आम शहरी को तो पकड़ने के लिए वहाँ कोई घुस नहीं सकता। हम जैसा शख्स तो गाड़ी नहीं ले जा सकता इस इलाके के अंदर। लेकिन ये है कि ये लोग चूंकि अचानक प्लान से अटैक करते हैं। पहले देखिए, इसका एक बड़ा तरीकाकार है जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता नहीं क्यों नहीं पता लगता। बुनियादी सवाल ये है कि अगर तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनका पता नहीं लगता तो इसका मतलब ये है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है, और अगर पता लगता है और हुकाम इस पे एक्शन नहीं करते तो प्रॉब्लम की नौयत दूसरी है। बात यह है कि ये ग्रुप्स जो होते हैं, इस किस्म की कार्रवाई हर शख्स जिसको पता है वो जानता है कि पहले मॉनिटरिंग की जाती है, देखा जाता है इलाके को कहां से अटैक हो सकता है। उसके बाद आप एक कोऑर्डिनेटेड अटैक जिसमें सरप्राइज का एलिमेंट बुनियादी हैसियत रखता है, आप हमला करते हैं। और हमने देखा है कि ये लोग जो है तैयार नहीं होते और हमला कामयाब हो जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि टोटल रीथिंकिंग की जरूरत है। पहले तो जहनी यगानगत और जहनी यकसुई चाहिए हमारे उन लोगों में जो फैसला करते हैं कि ये जो टेररिज्म है, ये मानना पड़ेगा आपको कि इनकी जड़ें बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर है। और ये जो अटैक सक्खर में हुआ है या इस वक्त जो अटैक हो रहे हैं, ये कोई ट्राइबल एरिया से लोग नहीं आते। ये वो लोग हैं जो कि पंजाब ही से अगर अटैक हो रहा है, पंजाब ही से ताल्लुक रखते हैं। हो सकता है इनकी ट्रेनिंग ट्राइबल एरिया में हुई हो, लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि पंजाब के अंदर के ग्रुप्स या उनके ब्रेक अवे फैक्शंस जो हैं, ये कौन से लोग हैं और इनको इंटेलिजेंस एजेंसीज क्यों? बिल्कुल बड़ा सवाल है कि ये सिक्योरिटी इदारों की आंखों से ओझल कैसे रहते हैं। बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब आपका। नाज़रीन, इस पर आकर मजीद बात करेंगे। रऊफ क्लासा साहब का भी टेक इस पर लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लासा साहब, इस जंग में अब तक पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर जो है वो उन्हें हदफ बनाया जा चुका है। हकीकत यह है कि सक्खर कभी माजी में दहशतगर्दों का इस तरह से निशाना नहीं बना। तो इस तरह आप क्या समझते हैं, दहशतगर्द किस किस्म का पैगाम देना चाहते हैं कि वो जब चाहें, जहां चाहें, कहीं भी हमले कर सकते हैं?
सबसे बड़ा लाउड पैगाम तो मेरा ख्याल है यही है कि उन्होंने साबित कर दिया, पैगाम क्या देना है वो साबित कर चुके, हम दुनिया की नाअहल तरीन कौम है। हमारे जो इदारे हैं, आप वो जनरल पाशा साहब का बयान पढ़ें जो उन्होंने एबटाबाद कमीशन में दिया है, और जिस तरह के उन्होंने दावे फरमाया कि सहाफ़ियों के बारे में तो उनको पता है कि कौन अमेरिका से ये शराबें ले रहा है, औरतें ले रहा है, पैसे ले रहा है, जो काम है उनका उसका पता नहीं है। इससे ये साबित होता है ये सारी चीज़ें कि ISI का जो काम था वो क्या काम, इंटेलिजेंस गैदरिंग था और काउंटर इंटेलिजेंस था। आपने उनको किस काम पे लगा दिया है कि ज़रा पता करें काजी साहब आप आज किससे मिले थे, रऊफ किसके पास चाय पीने गया था, फलां की गाड़ी का नंबर नोट करो, ये चेक करो कौन किस एम्बेसी में जा रहा है। आपकी पूरी इंटेलिजेंस एजेंसीज का सारा फोकस इससे ज़्यादा नहीं है। और मुझे आज भी याद है और अभी तक भी मेरा ख्याल होता है, आप यहाँ पे इंडियन एम्बेसी में चला जाएं, इनके पास पूरा डाटा होता है कौन किससे मिलने आए। आप उनसे अमेरिकन से मिलने पूरी डिटेल जनरल पाशा साहब ने दे दिया, गुस्से का इजहार भी कर दिया और बड़े बड़े इल्जाम भी लग रहे। भाई आपका जो असल काम था वो ये था कि आप इनको ट्रैक करें। आपकी जो अमेरिकन से दोस्ती रही है, तल्लुकात रहे हैं, उनसे आपने गैजेट्स भी लिए हैं, नई टेक्नोलॉजी भी ली है। जब अमेरिकन ने पकड़वाने थे अपने बंदे 600 650 बंदे, उन्होंने एक सिर्फ बंदा लगाया, इनके साथ चिप दी उनको कि ये चिप लें, ये कंप्यूटर है, इस पे बैठे। एक एक घर के एड्रेसेज उन्होंने दिए अमेरिकन के, फलां फलां जमात इस्लामी के घर में फलां दहशतगर्द आपको छुपा है, फलां के घर में ये छुपा है। ये 650 बंदे जो पकड़े थे, जिसकी आज तक हम बात करते कि हैंड ओवर किए गए थे, और उसकी बूटी जो थी या उनके हेड मनी थी जनरल मुशर्रफ साहब को मिली थी, वो सारे के सारे अमेरिकन ने ISI की मदद से पकड़वाए थे। इनको चाहिए था ये जरा उनसे इंटेलिजेंस गैदरिंग का तरीका तो सीख लेते कि इंटेलिजेंस गैदरिंग कैसे की जाती है, कैसे आप उनको ट्रेस करते हैं, अब किस तरह जाकर उनको पकड़ते हैं। उन्होंने उनको ये देखा, सिम से पकड़ने का पहली दफा जो आया था कि टेलीफोन की सिम से, मोबाइल फोन की सिम से पकड़ने का जो आइडिया है, ये हमें जनरल मुशर्रफ की किताब से पता चला था। ये चाहिए तो ये था कि हमारी एजेंसीज जो है इस राज को राज में रखती। अब कि आप कैसे इंटेलिजेंस यहाँ गैदरिंग करें, कैसे लोगों को पकड़ें। और जनरल मुशर्रफ साहब ने इतना बड़ा क्रेडिट लिया कि उस वक्त हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल कियानी साहब DG ISI थे, और जनरल परवेज मुशर्रफ पे जो हमला करने वाले थे, आपको याद होगा झंडा चीची में बहुत बड़ा अटैक हुआ था उन पर मुशर्रफ साहब पे, उसके जो उन्होंने मुलजिम थे या उनके प्लानर से, वो ये जनरल कियानी साहब ने एज DG ISI के तौर पर उन्होंने वो किए थे, उनको पकड़ा था। और बाकायदा जनरल मुशर्रफ की जो बुक इन द लाइन ऑफ है उसमें डिटेल से वाकया लिखा है कि हमने कैसे ट्रेस किया। मेरा ये सवाल था, अगर आपको अमेरिकन ने टेक्नोलॉजी दी, आपको समझाया कि मोबाइल चिप से ऐसे ऐसे पकड़ सकते हैं, आपने पूरी किताब में उसको एक्सपोज किया। आज भी आप देखें, किसी पुलिस ऑफिसर को देखें, एक सेकंड नहीं लगाएगा, किसी को पकड़ेगा, पूरा तरीका वारदात हमें टीवी पे बताएंगे, अपना तरीका बताएंगे कि हमने कैसे पकड़ा, ताकि उनको भी पता चल जाए कि हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स हैं, हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं इन द माजी के, और नेक्स्ट टाइम उन्होंने कैसे बचना। आज तक कभी किसी ने इस पे फोकस नहीं किया कि खुदा के लिए DAG साहब आ जाते हैं, वहां पे SSP साहब आ जाते हैं, और आपके इवन SHO साहब आ जाते हैं, पूरी डिटेल बताएंगे। कैपेसिटी का इशू नहीं है, कैपेसिटी है सब करने की। एग्जैक्टली अमेरिकन ने अगर इनको 650 बंदा पकड़वाया था, हमारी इसी ISI के जरिए पकड़वाया था, और ये साथ थे उनके जो कि ठीक इन्होंने पकड़ा था, दहशतगर्द थे, अलकायदा के थे, अगर मौजूद थे और पाकिस्तान के लिए खतरा थे, ठीक काम किया इन्होंने, और ऐसे ही होना चाहिए था। सवाल ये है कि आपने अमेरिकन से क्या सीखा, कुछ सबक आपने भी लर्न किए कि नहीं किए, आपको आज तक पता नहीं। कैपेसिटी से ज्यादा या तो नियत का मसला आ रहा है सामने, जो बात ये उन्होंने हसन अस्करी साहब ने कुछ सो मैनी वर्ड्स में यही बात की कि फिर आप इसका मतलब करना नहीं चाहते, आप ये चाहते हैं कि मुल्क में इसी तरह की दहशतगर्दी रहे। और काजी साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि लाइफ इज एज यूजुअल। हम कभी बैरूत का सुनते थे और हैरान होते थे, बैरूत में कैसे लोग लेबनान में जिंदगी गुजारते हैं, कि ब्लास्ट हो रहे हैं, सिविल वार हो रही है, हाँ उनके सुनते थे और हमें हैरानी होती थी। और काजी साहब ठीक है, इस्लामाबाद में कभी आप लोग आते जाते हैं, बाकी शहरों को छोड़ दें, इस्लामाबाद के लोग आदी हो चुके हैं इस वे ऑफ लाइफ का कि पुलिस वाले ने टार्च आपके मुंह पे मारनी है, आपको आते जाते देखने मत। यहाँ आप कह सकते इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है, या आपकी यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज को आपकी शक्ल को देख के रोकने की कोशिश की, आपके मुंह पे टार्च मारी जाती है। ये तो इनके पास गैजेट्स हैं, ये इक्विपमेंट्स है, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी है, उनके पास ये मॉडर्न तरीके आ गए हैं कि वो यहाँ से हजारों मील बैठे हुए मैनेज कर रहे हैं, ड्रोन हूँ या दूसरे अभी उसको देख ले, नासा की जो हमने खबर की, NSA की सॉरी हमने खबर की थी, जो उस पर काजी साहब ने कई दफा हमने शो किए कि उन्होंने दुनिया भर से डाटा उठा लिया पूरे का पूरा कि कौन क्या कर रहा है इस दुनिया में, अरबों उन्होंने इंफॉर्मेशन चोरी कर लिया हमारी, हमें फिर भी कुछ पता नहीं है। आज भी हम दावा करते हैं काबुल पे हमारी हुकूमत होगी, हमारे फेवरेट होंगे, हिंदुस्तान पे हमने अभी लाल किले पे झंडे हमने गाड़ने, काशगर में हमने जाके वहां पे करने हैं, अभी हमारे पास सेंट्रल एशिया रहता है उसको हमने फतह करना है। अपने घर की ये हालत है कि हमसे अपना घर नहीं संभाला जा रहा। ये मसले जो है तालिबान के मसले पर अब उनसे निपटने के लिए कुछ पॉलिसी तब्दीली का भी इशारा दिया है, उनको ये देनी पड़ेगी। ये जो बयानात उसे इमरान खान आज, बल्कि अगर देखें आज की बड़ी स्टोरी थी, आई विश के चले अच्छा हुआ आपने ये रिमाइंड करा दिया, KPK हुकूमत का डॉक्यूमेंट आज एक मैं ये डान में देख रहा था, इस्माइल खान साहब की बड़ी अच्छी स्टोरी थी, उसमें KPK का अपना एक सरकारी डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जिसमें उन्होंने भी कहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है
کہ یہ KPK کی حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر امریکن فورسز یہ کابل سے واپس چلی گئیں تو پاکستان کے لیے بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, طالبانیزیشن بڑھ جائے گی, ہمیں ان کو ٹیکل کرنا مشکل ہو جائے گا. آپ جب پاور سے آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتا. جب اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج اس وقت کی لیڈرشپ ہوتے ہیں کہ امریکن اگر چلے گے تو ہمارے مسائل ہوں گے, آپ کہتے ہیں ڈرامے کر رہے ہیں. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, یہ تو غلط کہہ رہے ہیں, ان میں کیپیسٹی نہیں ہے, یہ ڈر گئے ہیں. یہ رپورٹ میں نے بھی دیکھی ہے اسماعیل صاحب کی. بات یہ ہے کہ اگر عراق کی بات کریں تو عراق سے بھی وہ باہر گئے نہیں ہیں, ان کی بیسز وہیں پہ ہیں, جیسے آپ نے پچھلے دن کہا تھا کہ وہ ادھر ہی ہیں, اور عراق کی حالت ہم دیکھ چکے ہیں انہوں نے کیا کی ہے. اور بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن ان کی موجودگی ہو یا ان کی غیر موجودگی ہو, ان کی موجودگی میں حملہ ہوا ہے سکھر میں, ان کی موجودگی میں حملہ ہوا ہے, وہ جو پچھلے لاہور میں جو ISI کے دفتر پہ حملہ ہوا تھا, پنڈی میں ہوا تھا. مجھے لگتا ہے یہ ٹیررزم جو ہے ان کی انڈیکلیئرڈ آفیشیل پالیسی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی, اور یہ ان کا اب آبادیوں کو کنٹرول, کاؤ ڈاؤن, خوف زدہ اور تاکہ لوگ سہمے ہوئے رہیں, اپنی رائٹس کی بات نہ کریں. وی ہیو ایوری رائٹ ٹو تھنک آن دوز لائنز ایز ویل کلاسرا صاحب, کیونکہ بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں. جی فرمائیے. میرا خیال ہے قاضی صاحب معذرت کے ساتھ ہم یہ وہ جسٹیفیکیشن فراہم کرتے ہیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو, اپنے سیکورٹی فورسز کو, اپنے لا انفورسمنٹ اداروں کو, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکنز یہاں پہ ہوں یا نہ ہوں ٹیررزم ہوتا رہے گا. بھئی مان لیا وہ وہاں پہ موجود ہیں, آپ جو اربوں روپے کا فنڈ لیتے ہیں جس کا آڈٹ بھی نہیں ہوتا, تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ آڈٹ کچھ ادارے ان کا نہیں کریں گے, ون لائنر جائیں گے, اور پرٹیکولر ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے بارے میں اس طرح جواب ہم سر قاضی صاحب ہم لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں. میرا خیال ہے ہم کنفیوز کرتے ہیں کیونکہ امریکنز بیٹھے ہوئے دہشت گردی ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا لطیفہ سن لیں, شاید معاملہ حل ہو جائے. کہ ایک کھانچے پہ کیا کہتے ہیں, کھانچے فروش جو ہے آم بیچ رہا تھا, تو کسی نے کہا یہ کتنے کے ہیں, اس نے کہا یہ اتنے کے, اس نے کہا سارے دے دو. اس نے کہا اگر سارے دے دیے تو باقی کا دن میں کیا کروں گا, مجھے تو ڈر ہے یہ دہشت گردی ختم ہوگی تو CIA کیا کرے گی, یہ جو ہے یہ اس کی نوکری جاتی رہے گی. حضور یہ جرائم پہ پلتے ہیں, ان کے فنڈز ہوتے ہیں, یہ مال کھاتے ہیں. ابھی آپ بتائیں طالبان ان کو دفتر بنا دیا وہاں پہ اپنا اس میں, تو these are very shady deals and very shady people. اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ کچھ اسٹریٹجی ہے ان کی, کم از کم ہمیں غلطی لگتا ہوگا, مگر ہم اس کا شکار ہیں, ہمیں احتجاج کرنے دیں. میری کنسرن کوئی امریکن سے نہیں ہے کہ امریکن کیا کر رہے ہیں, میری کنسرن اپنے ملک کے اداروں سے ہو سکتی ہے, اپنے ملک کی لیڈرشپ سے ہو سکتی ہے کہ ان کا مینڈیٹ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کرنا. اگر وہاں سے کچھ ہو بھی رہا ہے تو آپ اس کے جواب میں اس کا حل یہ نہیں ہے کہ دوسرے ملکوں میں دہشت گردی شروع ہو جائے, تاکہ ہم یہ کہہ سکیں اگر ہمارے ہاں ہوتے دوسری دنیا کے ملکوں میں بھی ہوتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مینڈیٹ واشنگٹن ڈی سی سے لینا چھوڑ دیں, یہ واشنگٹن ڈی سی سے مینڈیٹ نہ لیا کریں. اب وکی لیکس میں لگتا ہے ہر کوئی ہاتھ باندھے کھڑا تھا این پیٹرنسن کے سامنے. ہمارا عذاب یہ ہے کہ ہمارے ادارے انڈیپینڈنٹلی ایکٹ نہیں کرتے, انڈیپینڈنٹلی عوام کے مفاد میں. آپ بجٹ بناتے ہیں, لوگوں کا برکس نکال دیتے ہیں, IMF اور ورلڈ بینک کا ایک گورا بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ, مطلب ہمارے لیے کچھ کریں. اور دہشت گردی کا بھی شاید یہی معاملہ ہے. ایک کال لے لیں, کراچی سے عثمان ہے ہمارے ساتھ. کلاس صاحب ایک کالر لے لیں. آپ کو یاد ہوگا ایک چھوٹی سی بات, آپ کو یاد ہوگا ٹونی بلیئر صاحب پہ باقاعدہ وہاں کے انگلش پیپر یہ کس طرح کے کارٹون بناتے تھے کہ وہ جارج بش کے لیے کیا بن چکے ہیں. دنیا بھر میں یہ ڈکٹیشن, ہم کہتے ہیں یہ ڈکٹیشن ہے, غیرت عزت بناتے ہیں لوگ, اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ کس ملک کے ساتھ آپ کا کتنا مفاد ہے, آپ اسے کیسے فائدہ لیتے ہیں. یہ ٹونی بلیئر کے سب سے زیادہ کارٹون چھپتے تھے کہ یہ بش کا وہ بن چکا ہے. ہمیں تو نقصان ہو رہے ہیں نا کلاس صاحب. بات یہ ہے مفاد بڑی اچھی آپ نے بات کی, ادھر کی رولنگ کلاس کا جو مفاد ہے وہ عام آدمی کا نقصان ہے. عوام کے لیے ہم ذاتی مفاد لیتے ہیں, ہمارے ذاتی مفاد ہے. ٹونی بلیئر کو ذاتی مفادات نہیں لے رہے تھے, وہ برٹش اس کے لیے لوگوں کے لیے مفادات لے رہے تھے, اور انہی پہ تنقید ہوتی تھی. ہمارے ہاں ذاتی مفاد جاتا ہے, اور اس نے کہا نہیں ہے, اس نے آپ کے سامنے کہ ہم ایک ویزا دے کے بچے کا اسکول میں ایڈمیشن کروا کے پاکستان کے لوگوں کو خریدتے ہیں. اور یہ ہمارے بارے میں نہیں کہہ رہے, وہ انہی کے بارے میں کہہ رہے تھے جو بیٹھ کے جناب پاشا صاحب ہم فرما رہے تھے کہ جی کہ پاکستانی صحافی بک جاتے. پاکستانی صحافی کا لیول چھوٹا ہو سکتا ہے بکنے کا, یہ تو بکنے والی بڑی لمبی کہانی ہے, اور یہ تو سیل ہے ایک طرح کی. ایک کالر ہے عثمان کراچی سے. ہیلو جی السلام علیکم جی, میں آپ لوگوں کا پروگرام دیکھتا ہوں. آپ کی ایکسپرٹ اوپینینز فائنانس سے لے کے سیکیورٹی اور تمام انٹرنیشنل معاملات کے اوپر ماشاءاللہ کافی اچھے لرنڈ ویورز ہیں, اور تمام سبجیکٹس کے اوپر بڑی ایکسپرٹ اوپینین دے رہے ہوتے ہیں. حسن عسکری صاحب کا نے ابھی تھوڑا سا وہ تذکرہ کیا کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ پنجاب کے اندر ہی سے ہی لوگ آ کے کر رہے ہیں. ایسی ایکسپرٹ اوپینین حسن عسکری صاحب کی جن کو یہ نہیں پتا کہ سکھر پنجاب میں نہیں ہے, سکھر سندھ کے اندر ہے. اور کسی نے کیا یہ سوال کیا, کیا کسی نے جا کے دیکھا کہ وہ سکھر کے اندر کس لیے وہاں پہ موجود تھے, کیوں ISI کا ادھر آفس تھا, اور کیوں انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا. دیکھیں وہاں سے جن کو اگر دہشت گردوں کو
ISI کے دفتر سے وہاں سے کچھ تکلیف پہنچتی ہوگی تو انہوں نے حملہ کیا نا. روف کلاسرا صاحب انگلینڈ کے اندر رہے ہیں, IRA میں کوئی 25 سال 27 سال اس کے خلاف جنگ لڑتے رہے برٹش اپنی تمام تر وسائل کے باوجود. کیا یہ اس قسم کے بم دھماکے ادھر دوسرے دن ختم ہو گئے تھے؟ روف کلاسرا صاحب سے میرا سوال ہے. ہمیں اپنے سیکورٹی اداروں کو بے جا تنقید کرنے کی بجائے میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ ان کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا ہے, ہم ہر چیز کے اوپر تنقید نہ کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عثمان صاحب. سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر دیں کہ حسن عسکری صاحب نے جو سکر کا دھماکہ تھا اس حوالے سے پنجاب کی بات نہیں کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو دہشت گرد جہاں حملہ کرتے ہیں اسی جگہ پر وہیں سے آتے ہیں. کہ ممکن ان کی ٹریننگ جو ہے وہ سیٹلڈ ایریا میں ہو, بالکل جہاں پہ حملے ہوتے ہیں وہیں پر ممکن ان کی ٹریننگ وہاں پہ ہوئی ہو فاٹا میں. بات یہ ہے کہ کیا ہمیں چپ ہو جانا چاہیے, آج یہ ٹاپک نہیں لینا چاہیے, اس سے ہماری سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں ان کو وہ ڈیمورلائزڈ ہوں گی. کیا وہاں پہ جب وہاں پہ IRA کو یہ ڈیل کر رہے تھے اور وہ ایک نیشنلسٹک موومنٹ تھی, IRA کی ٹیررزم میں ٹیررزم ہی ہوتا ہے اور جو ہمارے ہاں ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ ایک نیشنلسٹک موومنٹ تھی اور جس کو بعد میں مذاکرات کے ذریعے امریکنز کو انوالو کر کے انہوں نے حل کیا. اور کیا جب بمبنگ ہوتی تھی وہاں پہ کا جو برٹش میڈیا ان کو کہہ دیتا تھا کہ اسکاٹلینڈ یارڈ کو کچھ نہ کہیں, ان کے MI6 کو بالکل بات نہ کریں, ان کے انیفیشنسیز کو آپ بات نہ کریں. آپ کو کرنی پڑتی ہے. ہماری ہمدردیاں یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارے ہی سارے یہ بہن بھائی ہیں, سارے ہمارے اسی جب ملک کے شہری ہیں, جب ان پہ اٹیک ہوتے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جب اس کی IRA کی بات کرتے ہو امریکنز کی بات کر کے دیکھیں کہ انہوں نے 9/11 کے بعد کوئی ہٹ نہیں ہونے دیا. آپ اس کے بعد یہ دنیا کے دوسرے ممالک کی بات کریں کہ انہوں نے ہٹ وہاں پہ نہیں ہونے دیا. 1-2 لیپسز ہو جاتے ہیں, 4 ہو جاتے ہیں, 6 ہو جاتے ہیں. آپ ڈیلی لیپسز ہیں اور پرٹیکولرلی اگر ہماری پرائم ایجنسیز پہ ہوں گے جن سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ پورے ملک کو آگے پروٹیکٹ کرے گی, وہ کاؤنٹر انٹیلیجنس کرے گی, کاؤنٹر ٹیررزم ریلیٹڈ کوئی سٹیپس, اگر اس پہ اٹیک ہوں گے تو لوگوں میں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں بے بسی کا احساس بڑھ جاتا ہے. آپ کا معاشرہ زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری سپریم ایجنسیز بھی آئیں گی اس میں اٹیک میں آئیں گی تو ہم کتنا سیکیور ہے. پولیس کا اس کا برا امپیکٹ پڑتا ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ پڑتا ہے, اس کا ٹرکل ڈاؤن بیڈ ایفیکٹ آتا ہے. عثمان صاحب نے ایک بات کی کہ ان کو اگر ISI پہ اٹیک آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے تنگ تھے تو انہوں نے حملہ کیا. پھر ISI کو زیادہ نہیں, اس کا اگلا سوال ہے پھر اگر ISI اگر اچھے اس طرح کے کام کاری یقیناً بہت سارے اچھے ان کے بھی ہوتے ہیں لوکل لیول پہ کرتے ہوں گے تو پھر زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کتنے ڈینجرس لوگوں سے آپ ڈیل کر رہے ہیں, اس سے ایکسٹرا کیئرفل ہونا چاہیے. اور وہی بات جو شاہجہاں نے کی تھی, وہ کیسے بیریئر پوری کراس کرتے ہوئے انٹیلیجنس ایجنسیز کے دفتر تک پہنچ جاتے ہیں, بے گناہ لوگ وہاں پہ مارے جاتے ہیں. ان کو تو زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے, ان کو الرٹ ہونا چاہیے, ان کو زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے. پروگرام میں ناظرین وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے EOBI کا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کیا حال ہوا جو بھٹو کے دور میں بنی تھی کارکنوں کے تحفظ کے لیے. اس پر ایک بات ہوگی بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسر صاحب, EOBI جو بھٹو کے دور میں بنی تھی کارکنوں کے تحفظ کے لیے, ذرا یہ شیئر کیجئے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کا کیا حال کیا؟ بھائی بنائی پیپلز پارٹی نے کل یہاں پہ اس دور میں پچھلے دور میں بھٹو کے دور میں تو بنی تھی نا, جو اگلی پیپلز پارٹی تھی پچھلے 5 سالوں والی, اس سے پہلی بھٹو کے بعد والی, اس کے دور میں کیا ہوا؟ یہ شاید کچھ میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں جو کل یہاں سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی تھی اس میں پیش کیے گئے ہیں. اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو میرے لیے مطلب میں کنفیوز ہوں اور آپ لوگوں سے کلیئرٹی چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں سے بھی کہ یہ جو اس میں انہوں نے دعوے کیے. پہلے اس پہ تو آتے ہیں بھٹو صاحب کے, اس پہ کہ بھٹو صاحب نے کیسے بنائی اور کہ جو بھٹو صاحب کے دور میں بنی تھی وہ زرداری صاحب کے دور میں کیسے لٹ گئی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے جو بڑا سکینڈل ہے جو ابھی یہ EOBI کا سکینڈل چل رہا ہے, کہا جا رہا ہے 40 بلین روپیز کا سکینڈل ہے. تو میرے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں جو کل سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی میں پیش کیے جا رہے ہیں جو ہم شو کر سکتے ہیں اسکرین پہ, اس کے تحت تو وہ کہتے ہیں ہمیں 1 روپے کا نقصان بھی نہیں ہوا. انہوں نے کام ایسے کیا, ایک تو انہوں نے جو لسٹ مانگی تھی یہ کل کمیٹی میں پیش کی گئی EOBI کی, اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ویلیو دی گئی کہ کس ویلیو پہ ہم نے خریدی ہے, قیمت کیا تھی, کسی بھی پلاٹ کی کیا قیمت تھی اور اب اس کی مارکیٹ پرائس کیا ہے. یہ انہوں نے کل اس کی آپ کہہ سکتے ہیں ایک اس کی اسیسمنٹ پیش کی, ڈفرنس بتایا.
मुझे तो एक भी प्लाट, एक भी यहाँ पे कोई एकड़ ज़मीन, एक मरला, कहीं पेट्रोल पंप, कहीं पे कोई सिनेमा हाउस या वट जो भी है, कहीं पे 1 रुपए का भी ईओबी ने ये नहीं कहा जी हमें नुकसान हुआ है। ये तकरीबन ये कितनी प्रॉपर्टीज़ है मेरे पास, कोई 82 हैं, 82 के करीब प्रॉपर्टीज़ की डिटेल दी है ईओबीआई ने। हर एक के आगे ये लिखा हुआ कि इसके पैसे जो हैं वो बढ़ गए हैं, मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है। अगर ईओबीआई की ये बात ठीक मान ली जाए कि 82 प्रॉपर्टी जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, इसमें प्लाट खरीदे, इन्होंने डीएचए से खरीदे, इन्होंने एडन ये उससे खरीदे, ये हाउसिंग सोसाइटी से खरीदे, इन्होंने इस्लामाबाद में सीटीए से खरीदे, या वट एवर जो भी जहाँ इन्वेस्टमेंट की है। इवन चकवाल में, मैं ये मज़े की चीज़ ये है कि चकवाल के देहात में 6 करोड़ रुपए की इन्होंने एक कनाल ले ली, उसका भी कहा है कि कीमत बढ़ गई, अब 6 करोड़ नहीं रही, अब ये 6.5 करोड़ हो गई है। तो इस तरह की जो चीज़ें की गई हैं, या तो ईओबीआई झूठ बोल रही है, छुपाने की कोशिश कर रही है, या वाकई जब आप रियल स्टेट में जाते हैं तो साल बाद, 6 महीने बाद प्रॉपर्टी की पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कीमत बढ़ती है। सो एक तो मैं इस पर कंफ्यूज हूँ कि जो इस वक्त हमारे इस वक्त स्कैंडल चल रहा है ईओबीआई का, गिरफ्तारियां हो रही हैं, एफआईए हो रही हैं। ईओबीआई का कल का डॉक्यूमेंट है जो पेश किया गया है कि तमाम प्रॉपर्टीज की कीमत अगर उसकी 15 रुपए की थी किसी की कीमत, तो 16 अरब हो गई है। ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। अगर कहीं पे इनके अगर प्लाट 6 करोड़ का था तो वो कहते हैं 7 करोड़ का हो गया। सो काजी साहब, एक तो मैं इस पे मैसिवली कंफ्यूज्ड हूं कि क्या ईओबीआई का स्कैंडल जो 40 अरब का हमें बताया जा रहा है उसमें नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है। कोई एक पार्टी झूठ बोल रही है। अब ये फैसला मेरा खिलाफ मैं नहीं कर सकता, हमारे पार जलते हैं। क्लासर साहब, इतना मैं अर्ज कर देता हूँ, ये तो मैं नहीं बता सकता कि फायदा हुआ नुकसान हुआ है। इस मुल्क के एक वर्कर को जिसके लिए ईओबीआई बनी थी उसको नुकसान जरूर हुआ है। अच्छा, अब ये जो है, ये जो बनी इसको, ये इसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी? जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है उन्हें कहना कि जी ये बेच के जरा इतने पैसे हमें ला दें तो फिर हम आपकी बात मान लेते हैं। हाउ टू वेरीफाई, ये बात इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे हम वेरीफाई करें, ये बताइए। ये कल बिल्कुल आपने सवाल उठाया, यही सवाल कल वो चेयरमैन कमेटी जो थे, या सेनेटर हासिल खान बिजंजो साहब हैं, उन्होंने भी ये कहा, ये कागज देख के उन्होंने कहा हजरत अगर ये आपकी है, आप दावा कर रहे ईओबीआई कर रहे हैं कि हर डील में हमें फायदा हुआ, जिसका मौजूद है, लिखा हुआ है कि अगर 10 रुपए की चीज थी तो 12 रुपए की होगी। कुछ समझ में आने वाली बात भी है कि पाकिस्तान में अगेन घपले हुए हैं। जैसे चकवाल वाला, इन्होंने एक कनाल वहां जरी जमीन इन्होंने 6 करोड़ रुपए में खरीदी है। वो ऑफकोर्स लगता है कि चकवाल से मेरा भी एक नाता रहा है, अब भी है, वो मेरा एक पैदाइश है। तो मेरे ख्याल में अभी मैं चाहूंगा कि एक कनाल 6 करोड़ की हो जाए, क्योंकि शायद मुझे भी कुछ थोड़ा फायदा हो जाए। लेकिन मैं आपको यकीनन हो जाए, मैं लेकिन चेक करूंगा। मुझे ऐसा जो सवाल है 6 करोड़ का चकवाल में कोई मेरे इमेजिनेशन में आ नहीं रहा। बहरहाल अगर ये हो तो बड़ी हुआ मतलब फ्रॉड, आपको पता है जो फ्रॉड ऑब्वियस है वो नजर आ रहे हैं, वो आपको लग रहा है कि फ्रॉड हुआ यहाँ पे कि इन्होंने उसमें माल कमाया। मेरा सवाल जो है, और कल ये सवाल वहाँ चेयरमैन में मीर हासिल खान, ये बिजंजो साहब ने भी उठाया है कि हजरत अगर आपकी इस डीलिंग में और आपके इस बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में जो हमें लग भी रहा है, आपने पेपर बताया कोई 1% का नुकसान ही नहीं हुआ, कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, तो ये फिर सारा ये धुआं कहाँ से उठ रहा है? फिर ये फिर क्या ये कहानी है? फिर आप स्कैंडल की बात कर रहे हैं, इसको वेरीफाई करते हैं कि नुकसान हुआ है कि फायदा हुआ है। और यस, इस वक्त केस अदालतों में मौजूद है, बकायदा 40 अरब रुपए का दावा किया जा रहा है नुकसान हुआ है। इसमें डीएचए के प्लॉट्स हैं जो मेन बेनिफिशरीज आ रहे हैं, इसमें डीएचए है, इसमें सीडी है, इसमें अच्छा डीएचए आपका ये क्या कहते हैं ना, इस्लामाबाद से सबसे ज्यादा 320 से ज्यादा के करीब के इन्होंने प्लॉट लिए हैं, कुछ विलाज लिए हैं। असल जो मेन इनकी इन्वेस्टमेंट है वो इसी में हुई है, रियल स्टेट में हुई है। और आप कह सकते हैं जो मशहूर इन पे इल्जाम ये लग रहा था, जो मुझे समझ आ रही थी, इल्जाम लग रहा था कि इन्होंने मार्केट वैल्यू से ज्यादा इन्होंने महंगे प्लॉट खरीदे। इल्जाम ये था इन पे जिसका असेसमेंट हो रही थी। वो कह रहे हैं नहीं, वो ये कह रहे हैं जो कल कहा गया, वो कहते हैं नहीं हमने जो चीज खरीदी उसकी कीमत बढ़ गई, हम फायदे में जा रहे हैं। तो एक तरफ बताया जा रहा है फायदे में जा रहे हैं, दूसरी तरफ बताया जा रहा है स्कैंडल हो गया। सो मैं तो कंफ्यूज हूँ, पूरी कौम के सामने इतराफ करने दें। तो काजी साहब को बताएं इस पे जरा। आप आते हैं कि लुटी कैसे है, मतलब ईओबीआई, अगर काजी साहब इस पे कमेंट करें तो आगे चलते हैं सर जरा। नहीं, आप बताएं। मैं ये कह रहा हूं सर कि ये भुट्टो साहब के दौर में बनी थी। जिस हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी में गरीब आदमी को सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, सोशल बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ये 1976 का एक इन्होंने एक्ट बनाया था भुट्टो साहब ने, इसको एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट। मतलब यही था आपका जो गरीब है, मजदूर है या दूसरे लोग हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे वर्कर है, उनको कवर प्रोवाइड करें कि जब रिटायर हूं या ना उसके बाद पेंशन मिलती रहे, प्लस जब सर्विंग हूं तो उनकी वेजेस क्या होने चाहिए। इसको अगर आप पढ़ के
देख लें, इससे अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं होगा कि EOBI का जो पर्पस था। लेकिन ये एक तरह की चरागाह बन के रह गई है। जब यहाँ जनरल मुशर्रफ साहब थे, उमर असगर खान साहब उस वक्त वजीर रेलवे थे, 1 करोड़ रुपए का उस वक्त कराची के कुछ बिजनेसमैन थे, उन्होंने फ्रॉड किया था। उन्होंने जेल इनको वो दे दी, गारंटीज दे के उन्होंने कोलंबो में इनसे वो चेक कैश करवा लिया था। आज तक उसके पूरे पैसे रिकवर नहीं हुए। 2001-2002 की बात कर रहा हूं आपको, उस वक्त भी ये लुट गई थी। इसके बाद जिस हुकूमत को पैसों की जरूरत पड़ती है, इन्हें स्टॉक एक्सचेंज में जैली किस्म की दिखानी होती है कि हमारा इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, बड़े उस पर तबले बजते हैं, बड़े ढोल बजते हैं। वो बेसिकली पेंशनर्स का पैसा होता है, आप उठाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं, और EOBI भी उसका विक्टिम रही है। ज्यादा ही लूट गई कि जो भुट्टो साहब ने सोशल सिक्योरिटी बनाया था ये गरीबों के लिए, वर्कर्स के लिए, कि इनको ये बेचारा मार्जिनलाइज जो क्लास है इनको मिलने चाहिए। और जो फिगर मेरे पास आ रहा है कि इन्होंने कितनी वो दी है, पैसे रिलीजेस दिए हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। 11 अरब रुपया एक साल में इकट्ठा होता है EOBI का फंड, जो गरीबों का पैसा है, जो मजदूरों का पैसा उनसे लिया जाता है, इन पे नहीं लगता। वही वाली बात है, उनको दिए जाते हैं पैसे। आपने कभी लेबर कानून थोड़ा अर्ज कर दूं, इसको प्रॉपर्टी डीलिंग का इदारा बना दें, या तो फिर क्योंकि इसकी अगर प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ गई हैं तो इसका हमें कोई फायदा नहीं है। आदमी को इसको बंद कर दे भाई, हमारी तरफ से अगर वर्कर को कुछ नहीं मिल रहा, हमारी तरफ से इसको बंद कर दे। और मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं कि पूरी हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है। मैं कभी कभार आता जाता हूं, तमाम ये मोस्टली जो लोअर आपका स्टाफ है वो सारा दिन बैठ के प्लाट बेच रहा है, प्लाट खरीद रहा है, ये सारा दिन टेलीफोन पे आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी ये काम कर रही होती है। प्रॉपर्टी डीलिंग बन गई है, और हमारे सिविल मिलिट्री ब्यूरो ये प्रॉपर्टी डीलर दोनों कर रहे हैं काम। और ये सारा दिन जाए ना, कभी आप सेक्रेटेरिएट में वो टेलीफोन पे अपने उसके साथ वो डीलर के साथ लगे बैठेंगे, फलां प्लाट बेच दें, उसको यूं कर दें, फलां को। ये सारा मुल्क जो है ये प्रॉपर्टी डीलर बन चुका है। रियल एस्टेट का बिजनेस हर जगह आके जारी है। एक लास्टली कि जब ये फ्रॉड हो रहा था 40 अरब रुपए का EOBI का बताया जा रहा है, तो ये ब्यूरोक्रेसी कहां बैठी थी? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है इसके मुताबिक तो एक वजीर होता है इसका, आपने बता दिया ब्यूरोक्रेसी प्लाट बेच रही थी और खरीद रही थी। भाई इसको प्लाट खरीदने और बेचने का इदारा क्यों बना दिया आपने? या तो आम आदमी ये सिर्फ अकेला नहीं है, EOBI अकेली रियल स्टेट में नहीं जा रही, या ये कारोबार आपका DHA क्या है? सारे का सारा आपके रिटायर फौजी सारा दिन बैठ के कारोबार करते हैं, और सारे के सारे वो अरबपति बन गए रातों रात। सही। काजी साहब आपकी खबरों की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक ब्रेक लेनी है। टेक अ ब्रेक। जी काजी साहब आपकी खबर। सर ये एक स्टोरी आज हम जो शुरू में कहा था हमने कि ये जो गैस का मामला है और CNG स्टेशंस का मामला है, इसमें कुछ बंदिश है, मगर कुछ लोगों पे कोई बंदिश नहीं है और रेगुलेशन पे बिल्कुल जो है वो लागू ही नहीं होते, और बासर लोगों के सामने हमारे कवानीन बेअसर होकर रह जाते हैं। हमारे साथ होंगे शायद इस वक्त मनान, आप हमारे साथ हैं, सुन पा रहे हैं? जी काजी साहब, ये एक तो हमारे नाजरीन को बताइए कि ये क्या मामला है, कौन कौन से CNG स्टेशन वायोलेट कर रहे हैं, पूरी स्टोरी जरा बताइए, बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। जी काजी साहब, पूरे पाकिस्तान में आपको मालूम है कि इस वक्त सुई गैस का और बिजली का क्राइसिस चल रहा है, उसके और यहाँ पर बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं और बड़ी इजीली इंतजामिया में दूसरी इंतजामिया मिलके टास्क फोर्सेस बनाई गई हैं ताकि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई। लेकिन यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ में स्टोरी बिल्कुल उलट है। यहाँ पर हुकूमत ने हुकूमती जो अरकान असम्बली हैं, जिनमें मलिक तस्वर लंगड़ियाल है, MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और सरदार आबाद डोगर है जो जमशेद दस्ती के मुकाबले में यहाँ MNA के उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के, नवाबजादा मंसूर खान है PTI के रहनुमा है, और मलिक अख्तर ये पीपल्स पार्टी के साबिक MP हैं। इनके यहाँ पर CNG स्टेशन हैं 8। इनके बारे में कोई भी जिले इंतजामिया, सुई गैस की इंतजामिया सोच भी नहीं सकती कि इनको बंद करते। कानूनी तौर पर हुकूमत की तरफ से पाबंदी है कि सिर्फ हफ्ते में 2 दिन ये CNG स्टेशन चलेंगे, लेकिन ये हफ्ते के 7 दिन यहाँ पर CNG स्टेशन चलते हैं। और यहाँ पर मुतअद्दिद बार इंतजामिया ने मकामी तौर पर कोशिश की कि ये बंद कर दिया जाए, लेकिन उनको उल्टा छितरोल हुई इंतजामिया की और उनको दोबारा अपने ऑफिस में जाना पड़ा। अब इसमें एक CNG स्टेशन है, उसके मालिक एक जज साहब भी हैं। जब वो कोर्ट में जाते हैं कोई इंतजामिया, तो वहां पर भी वो जज साहब अप्रोच करके उनको जो है ना पीछा दिखा देते हैं। अच्छा। यहाँ पर सर दिलचस्प अमर ये है कि यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ के अलावा DG खान और लिया की भी गाड़ियां मुजफ्फरगढ़ में आके फिल होती हैं।
क्योंकि यहाँ पर खुलेआम सीएनजी मिल रही है। अच्छा, एक बात जो आपने और कही है कि ये जब जिन दिनों में ये नहीं बेच सकते उन दिनों में बेच रहे हैं, एक बात जो मैंने पढ़ी। दूसरी ये कि जिस दिन वो बेचते हैं तो उसकी कीमत में 20 रुपए इजाफा भी कर देते हैं, ये भी बता रहे हैं आप। जी काजी साहब, ये 20 रुपए फी केजी ज्यादा लेते हैं, ये महीने के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, महीने के करोड़ों रुपए। अच्छा, ये जो खत लिखा था गैस की इंतजामिया ने डीसीओ को कि इनको बंद करवाएं, और हमारे लोग इनको बंद करने गए हैं तो उनसे उन्होंने मेल हैंडल किया है, वो भी मामला बताएं। जी काजी साहब, इन बासर शख्सियात के जो सीएनजी स्टेशन है इसके बारे में जीएम सुई गैस मुल्तान ने डीपीओ मुजफ्फरगढ़ राना अब्दुल जब्बार को एक लेटर लिखा, जिसमें बकायदा उसने बताया कि ये 5 दिन ज्यादा सीएनजी बेच रहे हैं और वायलेशन कर रहे हैं। सरेआम हमारी टीम वहां जाती है तो उनकी वहां पर चित्रोल होती है, तो आप मेहरबानी करें हमें फोर्स दें ताकि हम इनके कनेक्शन जो है ना वो काट सके। लेकिन पुलिस भी वहां बेबस होगी। उन्होंने डीपीओ ने एसएचओ की ड्यूटी भी लगाई, लेकिन जब वहां मौके पे पहुंचते हैं तो वहां पर जो उनकी सिक्योरिटी गार्ड हैं या उनके जो करीबी होते हैं वो उल्टा पुलिस को भी मारते हैं। और इसमें एक और सबसे अहम बात सर ये है कि कानून के मुताबिक अगर कोई सीएनजी स्टेशन वायलेशन कर रहा है करोड़ों रुपए की, उस पे कानून के मुताबिक सिर्फ 1000 रुपए जुर्माना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना अब्दुल मन्नान आपका, बहुत शुक्रिया। क्लासेस साहब, ये हमारे कानून का हाल, कानून का किस तरह से मजाक उड़ाया जाता है। दिनों में कुछ लोगों को पकड़ा था और वो जी गैस चोरी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, और फिर ये अगर हमारे नुमाइंदे ये करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? क्लासरा साहब, काजी साहब, ये इस पे बड़ी अनपॉपुलर बात मैं पहले भी कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि सीएनजी इसलिए नहीं होती कि आप गाड़ियों को दें, आप गैस इसलिए, ये बहुत एक्सपेंसिव आपकी कमोडिटी है, नेचुरल आपका रिसोर्स है, आपको ये बंद करना चाहिए। ये गाड़ियों में सीएनजी वाला जो कल्चर है, वो तो अलग बात है, वो तो अलग बात है कि जब ये एस्टैब्लिशमेंट बंद करती है, ये बेच रहे हैं, उससे रिलेटेड है। नहीं काजी साहब, उससे रिलेटेड है। आपके मुल्क में बिजली का क्राइसिस भी इसी वजह से है कि जो गैस पावर को मिलनी चाहिए, पावर सेक्टर्स को मिलनी चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को मिलनी चाहिए, आपने ये गाड़ियों में दे दिए। आप अपनी बसेस का सिस्टम बेहतर करें, आप अपने लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर करें, आप कभी भी आप इस तरह मसाइल हल नहीं कर सकेंगे, एक बात। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि वो पुलिस वालों को छित्रोल करते हैं। राना अब्दुल मन्नान साहब को मैं सुन रहा था, को लगता है एक नया छोटू गैंग मुजफ्फरगढ़ में भी पैदा हो गया। और मैं क्योंकि खुद साउथ का हूँ, सराइकी इलाके का हूँ, मेरे लिए ये चीज बड़ी एक अजीब सी है कि हमारे यहाँ लोगों ने अब पुलिस को छित्रोल भी शुरू कर दिए। वो तो मैंने खुद लेटर पढ़ा, वो कह रहे हैं बंद करने के लिए बेचते हैं, कनेक्शन काटने के लिए बेचते हैं, ये हमें आगे से मारते हैं। और फिर दूसरी बात, आपकी बात यानी बाप की बात ये कि ये इनको रोकते हैं कि भाई ये गैस रोक के कहीं और लगा लें, वो कहते हैं नहीं हम नहीं रोकने देंगे, हम बेचेंगे और करोड़ों का मुनाफा कमाएंगे। तो आई थिंक महंगे दामों बेचेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्लासेस साहब, तौकीर सादिक ने किन 3 सहाफियों से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया? ये बड़ी इंटरेस्टिंग, हमारे ये रिपोर्टर हैं, हमारे ये दुनिया अखबार के अजमत मलिक साहब बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, तो वो ये खबर कल लाए थे कि उनका नाम भी उसमें शामिल है। अजमत मलिक साहब लाइन पे हैं, क्लास साहब उनसे ही बात कर लेते हैं। अजमत, कौन से 3 सहाफी हैं जिनसे मिलना चाहते हैं तौकीर सादिक, और क्यों मिलना चाहते हैं, ये जरा बताइएगा। हेलो, हाँ बोले जी। ये कौमी एहतसाब ब्यूरो से ओगरा करप्शन केस की जो तहकीकात हो रही हैं, उसकी तहकीकाती टीम में से हमें ये पता चला था कि तौकीर सादिक ने उस तहकीकाती टीम को कहा है कि मैं कुछ 10 के करीब लोगों से मिलना चाहता हूं, जिनमें से 3 सहाफी भी हैं, कुछ वकला हैं और कुछ उनके करीबी हैं, जिनसे वो कुछ मशवरा करना चाहते हैं। जब दूसरी तरफ उन्होंने 3 साफियों का कहा, जिनमें से एक मेरा नाम भी उन्होंने लिया कि इनसे वो मिलना चाहते हैं। दुनिया न्यूज़पेपर के लिए हमने आज से काफी अर्सा पहले, जब तौकीर सादिक दुबई में फरार थे, तब हम उनके मुसलसल इंटरव्यू किए थे और उन्होंने हमें तमाम एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी भेजे। और वो बेसिकली वो नैब की तहकीकात से कुछ उनका एतमाद नहीं था और वो इसको कुछ ठीक नहीं समझ रहे थे उस वक्त। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बार बार लिखा कि कोई भी आजाद कमीशन बना दें, किसी भी दयानतदार तरीन अफसर को नॉमिनेट कर दें जो वो कमीशन को हेड करे और वो तहकीकात करे, तब आपको पता चलेगा कि ओगरा में कितनी करप्शन हुई है। बुनियादी तौर पर जब ये केस शुरू हुआ था तो 52 अरब की करप्शन। अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ अजमत मैं बात काट रहा हूँ। आपका क्या अंदाजा है एज ए रिपोर्टर कि वो क्यों मिलना चाह रहे हैं, मतलब आपसे क्यों मिलना चाह रहे हैं? उनके क्या जहन में तौकीर सादिक साहब के क्या गीदड़ सिंह है आपकी जेब में जो चुराना चाहते हैं और शायद नैब से बच निकले? वो नैब से बच निकलने के लिए तो वो मुझसे नहीं मिलना चाहते, लेकिन वो शायद कुछ ऐसी बातें वो या कुछ ऐसी न्यूज या कुछ ऐसा मसला जो उन्हें नैब के साथ दरपेश है वो कुछ वो डिस्क्लोज करना चाहते हो या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। मिलना चाहिए, आप जाएं मिले और कुछ अंदर से निकाल के लाएं खबर। अब काजी साहब इतना आसान होता तो फिर क्या बात होती कि यहाँ पे अजमत मलिक गाड़ी स्टार्ट करें और जाके आगरा में तौकीर सादिक को मिल के ख्वाहिश पूरी कर दे तौकीर सादिक की। वो वकला को नहीं मिलने देते, जो उनके वकील हैं वो तीसरे दिन जाकर उनसे मिलते। ठीक है,
अच्छा, बहुत शुक्रिया अजमत मलिक आपका। मैं एक स्टोरी है जो मैं आज क्लासरा साहब मुझे सख्त तकलीफ होगी अगर मैंने ये स्टोरी ना की, और ये है गुर्बत की बाबत। और इसमें मैं आज कहूँ कि आज ओबामा की तकरीर में सुन रहा था तो मुझे लगा कि अब गुर्बत उनको भी दामनगीर हो गई है। उन्होंने अपना सबसे बड़ा मसला गुर्बत को और जो तफरीक है बढ़ रही है, मगर एक जो इंडिया से खबर आई है ये बड़ी मजे की है। इसमें इंडिया में मुझे पता चला कि जी 27 करोड़ लोग सिर्फ इंडिया में गुर्बत की लकीर के नीचे रह रहे हैं। तो मैंने बड़ा गौर किया और तहकीक करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी। तो उन्होंने जी जो बेंच मार्क बनाया है वो कहते हैं कि 27 रुपए रोजाना खर्च करने वाला देहात में और 33 रुपए रोजाना खर्च करने वाला शहर में जो है वो गरीब नहीं है, गोया 33-34 रुपए या 28 रुपए जो खर्च कर रहा है। तो ये है वो पैमाना। और फिर मैं जो अर्ज ये करना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये स्टोरी को क्लास साहब लिया कि हम ये समझ रहे थे कि ये वो थीम्स हैं जो सियासत से और बहुत सी हमें बावर भी करवा रही थी NGOs और दाएं बाएं कि जी ये अब कशमकश खत्म हो गई है, ये तारीख में सियासत का बाब बंद हो गया है। आज ओबामा ने इलिनॉइस में तकरीर की, उसमें उसने कहा जी ये ग्रिड लॉक है और एक डेलिब्रेट इनडिफरेंस है और गुर्बत की तफरीक जो बढ़ रही है। और इसका एक जो कल हमने मंजर देखा, कल 8 घंटे जो बल्गारिया की जो पार्लियामेंट है उसके जो फाजिल मेंबरान है वो बाहर नहीं निकल सके क्योंकि अवाम ने इसी इशू पर इनको गिराव कर रखा था। और ये भी याद रहे कि ये मई में पावर में आए थे और मई से पहले लोगों ने ही उनको बाहर निकाला था। तो मैं ये अर्ज कर रहा था इससे पहले कि थोड़ा क्लास साहब की स्टोरी पे भी जाना होगा हमें कि ये जो थीम्स हैं ये जो है ये मुझे लगता है कि एक बार फिर एक कब्र से निकल के सामने आ रहे हैं। तो आप इस पे जरा कमेंट करें कि ये जो हम इररेलेवेंट और नॉन इश्यूज पे सियासत करते हैं क्या चले हम आपने हिंदुस्तान की गुर्बत तो ढूंढ निकाली, किसी वक्त जरा ये थोड़ा सा मैं भी आपको डाटा भेज दूंगा कि पाकिस्तान में किसको गरीब समझा जाता है। यू विल बी शॉक्ड। जो हमारे यहाँ पे हमारे स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट ने और आके शौकत अजीज साहब ने उनके जो गुरु थे उनके विजिट से जो उस वक्त इकोनॉमिक उन्होंने क्या डेफिनेशन को आगे उन्होंने रिवाइज किया था, रिव्यू किया था। मैं ले आऊंगा किसी वक्त आपके पास और लोगों के साथ शेयर करेंगे पाकिस्तान में किसको गरीब समझा जाता है। आप अब भारत को भूल जाएंगे, उनका 28 जो है वो पाकिस्तान का 60-70 उनका 28 रुपए पाकिस्तान का 60-70 रुपए बनता है, वो हमसे डबल है, अच्छा खासे वो चले गए। हमारा 100 उस पे चला, $1 का मतलब उनके यहाँ जो है वो 45 रुपए है, 46 है, हमारे यहाँ 106 रुपए है। हमारे यहाँ 106 रुपए है, लेकिन अब उनका भी 60 रुपए का है। अब उनका $60 मैं आपको बताऊंगा, मैं ले आऊंगा फिगर ले आऊंगा कि पाकिस्तान में गरीब किसको समझा जाता है। अगले हफ्ते में इसके लिए इस पे स्टोरी रखेंगे कि हम कितना है वो या नहीं से आंखें चुरा के बैठे कि हम किसको गरीब समझ। जैसे वो कहते हैं ना कि जो वहां पे आगे टूटे फूटे दस्तखत कर लेते हैं और हम उसको पढ़ा लिखा उसमें इंक्लूड कर लेते हैं कि ये लिटरेसी रेट आपका ठीक हो गया। सेम गुर्बत के साथ भी इन्होंने उसको वो रिवाइज किया हुआ है कि गरीब की डेफिनेशन ये सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पाकिस्तान में किसको गरीब समझा जाता है ऑफिशियली तौर पर, सरकारी तौर पर। ये लेंगे किसी बात, इसको टॉपिक लेंगे इसमें पाकिस्तान। और ये भी देखेंगे कि अब जो सियासत के थीम्स हैं वो धीरे धीरे ऐसे बदल रहे हैं जैसे मौसम बदलते हैं, मगर बदलते हुए एहसास नहीं होता कि ये बदल रहे हैं। सही। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। क्लासेस साहब, काई साहब, नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। कल एक खबर जरूर डिस्कस करेंगे। क्लासेस साहब की क्या हमारे साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे और साबिक गवर्नर पंजाब मरहूम सलमान तासीर के जो साहबजादे क्या ये अगवाई रहेंगे या इनको ये रिहाई के लिए कभी कोई कोशिशें भी की जाएंगी। ऑल तो कुछ कोशिशें हो रही हैं लेकिन कोशिशें अभी तक कामयाब नहीं हुई। इस पर ज़रूर कल हम बात करेंगे। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।